अगले हफ्ते हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे एक नई कंपनी क्या। अमित शाह बने भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुई ताजपोशी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांधे अमित शाह की तारीफ में पुल। सोनिया गांधी पर विरोधियों के हमले जारी। सुको के पूर्व जस्टिस का आरोप, 125 करोड़ लोगों को मूर्ख समझती है सोनिया गांधी। भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। तीसरे दिन के खेल में इंग्लैंड की पारी सिमटी 367 रनों पर। मैच पर इंग्लैंड की मजबूती। भारत पर भी मंडरा रहा है इबोला बीमारी का खतरा। केंद्र सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट। सिविल एविएशन ने सभी हवाई अड्डों पर दिए जांच के आदेश। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में। और बात करते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की यह पहली बैठक थी। इसमें बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नाम पर मुहर लगाई गई। इस बैठक के लिए नेहरू स्टेडियम में भव्य इंतजाम किए गए थे। बीजेपी ने पूरे स्टेडियम को भगवा रंग में रंग दिया था। इस बैठक को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधित किया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी सहित देश भर के बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। आसीन कराने में स्वप्न पैदा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी एक सत्ताधारी पार्टी बनेगी और भारत को एक महान भारत बनाने में, गौरवशाली भारत बनाने में और भारत को फिर से जगत गुरु के पद पर आसीन कराने में यह भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। यह स्वप्न उनके आंखों में पैदा हुआ था। उसके बाद श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय आडवाणी जी, इनके साथ साथ आदरणीय नानाजी, ठाकरे जी, भंडारी जी, जना जी, जगन्नाथ राव जी जोशी, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी और उसके बाद युवा अध्यक्षों में हमारे आदरणीय वेंकैया जी, नितिन जी के नेतृत्व में लाखों लाख की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जो अथक परिश्रम किया है, सचमुच इसका श्रेय उन सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी बन गए हैं। मैं आपके कठोर परिश्रम को श्रेय तो देता ही हूं। एक पूरे देश में बूथ का काम हम मजबूती से फिर से एक बार देख लें। जो बूथ निर्बल है उस बूथ को एक बार मजबूत कर ले। दूसरा, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोड़े नहीं। हर चुनाव पार्टी के विस्तार का माध्यम होता है। हर चुनाव जनता के बीच में जाने का एक मौका होता है। हर चुनाव अपनी विचारधारा को मतदाता के पास पहुंचाने का एक मौका होता है। इसको हम न गवाएं। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़े, परिणाम जो आए वो आए, मगर हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी लड़े। मित्रों, आसाम, बंगाल, ओडिशा, सीमांध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के सभी इकाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता ने हमें वोट तो दिए, मगर वोट को हम सीटों में परिवर्तित नहीं कर पाए। मित्रों, यहां के संगठन की ओर से भी उस राज्यों पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था करी है। आपको जो सहायता यहां से मिलेगी, मिलना चाहिए, वो सभी मिलेगी। कार्यकर्ता भी दिए जाएंगे, फुल टाइम करने वाले लोग भी दिए जाएंगे और विशेष ध्यान कार्यक्रमों के माध्यम से इन राज्यों पर केंद्रित होगा, मगर मेहनत तो आपने करनी पड़ेगी।
वहीं राष्ट्रीय बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित, आरोप भी लगाया है कि 125 करोड़ आबादी को मूर्ख समझने वाली सोनिया गांधी जी अपने बेटे राहुल गांधी को जबरदस्ती थोपनी चाहती थी। यह टिप्पणी उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को दिल्ली के आरआर अस्पताल के आईसीयू में सिर में चोट लगने के चलते भर्ती कराया गया है। वो गुरुवार रात को अपने घर में गिर गए थे और जिसके बाद चोट लगने के बाद उनका ऑपरेशन भी किया गया। उनकी हालत अभी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जसवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2004 से पहले बीजेपी से बगावत कर बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले जसवंत सिंह एनडीए के शासन में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जिस प्रकार से उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, आरआर अस्पताल में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे उनकी खैरियत पूछने के लिए। बात करेंगे फूलन देवी हत्याकांड में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया है, जबकि उनके भाई सहित अन्य 11 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। राणा के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया था जो उसने अपने दोस्त के पास से खरीदा था। शेर सिंह राणा को 12 अगस्त को सजा सुनाई गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साई बीबा ने नक्सलियों से संबंध होने के कारण गढ़चिरौली जिले के अहेरी पुलिस ने 9 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और इन्हें अहेरी के दीवानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें कस्टडी में नागपुर भेज दिया गया और अब अहेरी कोर्ट ने गढ़चिरौली के सेशंस कोर्ट में केस भेज दिया है, जहां 11 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी। इस समय बाजारों में रंग बिरंगी राखियों और मिठाइयों की खूब रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर भी महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती है। इसकी तैयारियों में बहन कई हफ्ते पहले से जुट जाती है, लेकिन आज इस महंगाई ने कहीं न कहीं लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसे लोग हैरान परेशान है। इसका असर रक्षाबंधन पर भी देखने को मिला। महंगाई के कारण दुकानदार भी काफी परेशान है, क्योंकि कहीं न कहीं इस महंगाई की वजह से उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। राखियों से लेकर मिठाइयाँ सब कुछ महंगी हो चुकी है, लेकिन बहनें अपने भाई को राखी बांधने में फिर भी उत्सुकता दिखा रही है। आखिर मनाए भी क्यों ना, भाई बहन के प्यार का ये पावन पर्व साल में एक बार ही आता है। इस बार बाजार में अलग अलग तरह की राखियों का बोलबाला है। राजनीति में अपना परचम लहराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी नाम की राखियां बाजारों में खूब बिक रही है। लोगों में इन राखियों को लेकर अच्छा खासा क्रेज है। अगर बात करें कुछ अलग राखियों की, तो कार्टून कैरेक्टर्स की राखियां भी छोटे बच्चों में बहुत पॉपुलर हो रही है, जिनमें छोटा भीम, बेंटन, गणेशा, डोरेमोन जैसी राखियों में बच्चों का क्रेज देखने लायक बनता है। आई थॉट कि मैं डोरेमोन की राखी लूंगी, पर इधर कुछ मिल नहीं रही है, तो आई विल टेक दिस। अभी बड़ी राखियाँ तो नहीं अच्छी आती है भाई लोगों को, तो उन्हें नाजुक छोटी छोटी वो ढूंढने के लिए काफी वक्त लगता है। ये पसंद आए, वो पसंद आए। बच्चे लोग का बहुत डिमांड है, वो लोग जो है ना इससे खुश होते हैं और ज़्यादा अट्रैक्शन है कि क्योंकि जो है ना ये जो कार्टून जो है क्रिस 3 और दूसरा गणेश का जय भीम का, ऐसे बच्चे जो है ना ज़्यादा खुशी होते हैं। और इससे पहले जो नहीं बिक रहा था, अभी जो है ना कस्टमर जो है ज़्यादा डिमांड है, बच्चे लोग इससे ज़्यादा खुश होते हैं।
बाजारों में अलग अलग तरह की राखियों की बहार सी आ गई है। इनमें हमें बॉलीवुड स्टार्स के नाम की राखियां भी छाई हुई कहीं न कहीं दिखाई दी। कहीं आमिर खान तो कहीं क्रिश के ऋतिक रोशन नजर आ रहे हैं। फिलहाल महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन भाई बहन का अटूट प्यार हर साल इसी तरह बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। बोरीवली नेशनल पार्क में आज इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मनाया गया, जिसमें 5 स्कूल के बच्चियों ने पेड़ों को राखी बांधकर इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मनाया। वहीं इस मौके पर बच्चों का कहना था कि जैसे भाई बहन की रक्षा करता है, उसी तरह वो पेड़ों को भाई मानकर उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन के त्योहार पर बच्चों ने पेड़ पौधे लगाने का संदेश भी लोगों को दिया। रक्षाबंधन के अवसर पे आए, मैं पेड़ को भाई बनाना चाहती हूँ और उसके गिफ्ट के तौर पे मांगना चाहती हूँ कि वो हमें हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहे। बात करेंगे स्टार पहलवान की, जी हाँ, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने अगले महीने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाली फीला कुश्ती चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया है। सुशील और योगेश्वर ने हाल ही में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जबरदस्त कमाल दिखाया। पुरुष श्रेणी में 74 किलोग्राम और 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। बताया जा रहा है कि ये दोनों चोट से बचने के लिए 4 से 18 सितंबर तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं लेंगे। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम हमले की 68वीं बरसी पर सेंट उर्सुला स्कूल के छात्रों ने एक विशाल रैली निकालकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा यह हमला किया गया था। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये लड़ाई झगड़े अभी भी आप सुन रहे हैं कि कई देशों में लड़ाई झगड़े, जो बॉम्ब अभी हाल ही में जो प्लेन क्रैश भी हुआ, वो सब नहीं होना चाहिए। और ये पीस जो हमने आज ये निकाला है, शांति बहल पूरे देश में अच्छे रीति से होना चाहिए, उसके लिए हम कामना करते हैं। उसके लिए हमने आज ये प्रार्थना सभा और हमारे स्कूल में ये सब ऑर्गेनाइज करा। हिरोशिमा नागासाकी पे जो हुआ था उसके लिए हमने ये हर साल हम ये रैली निकालते हैं और शांति बनाए रखने के लिए, और हमारे 9th स्टैंडर्ड के और हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये रैली निकाली। और कुछ दिन पहले शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन से 13 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत का ऐलान किया था। वहीं सचिन सावंत ने उद्धव ठाकरे के वीडियो कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्धव किसके डेवलपमेंट मॉडल की बात नहीं रहे। उद्धव के भाषण में कहीं भी दलितों का ना ही अंबेडकर साहब का कोई जिक्र था। सावंत ने यह भी कहा कि जिसको महानगर पालिका चलाना नहीं आता वो महाराष्ट्र राज्य क्या चलाएगा। मी तुम्हाला सांगितलं, मी वचननाम्याच्या बद्दल मी आठवण फक्त वेगळ्या स्वरूपात केली होती की महायुतीचा जो वचननामा लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवरती प्रकाशित केला गेला होता, त्या महायुतीच्या वचननाम्यामध्ये दलितांच्या संदर्भामध्ये कोणतीही ठोस भूमिका त्या ठिकाणी घेतली गेली नव्हती। मग जर व्हिजन डॉक्युमेंट तुम्ही जर म्हणत असाल तर व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये अशा गोष्टी दिसल्या पाहिजे होत्या ज्या आता प्रस्तावित नाही आहेत। यामधल्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मॅनिफेस्टो टाईपच दिसत आहे। पहिली गोष्ट जाहीरनाम्यामधल्याच ज्या तऱ्हेनं, कारण मेट्रोचं विस्तारीकरण करणार ह्याच्यामध्ये विजन काय आहे, कारण मेट्रो ऑलरेडी या ठिकाणी आहे आणि मेट्रोचं विस्तारीकरणाचे प्रोजेक्ट देखील त्या ठिकाणी शासनाच्या नियोजनामध्ये आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये विजन काय। मग असं जर असेल तर मग बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारकाच्या संदर्भामध्ये त्यांनी या ठिकाणी का उल्लेख करू नये। तर ह्या सगळ्या गोष्टी या वचननाम्यामध्ये त्याच्यामध्ये विजन काय आहे आणि बाळासाहेब ठाकरेंचं स्मारक व्हावं या संदर्भामध्ये आमची भूमिका त्याच्यामध्ये त्याला अवरोध करणारी नाही। आणि हे जे चित्र आम्हाला दिसतंय ते अत्यंत विदारक त्या ठिकाणी दिसतंय। त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडली नाही, किंबहुना त्या जबाबदारी पार पाडण्यामध्ये नापास झालेले आहेत। आज मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे धनगर समुदाय के लोगों ने लाखों की तादाद में आंदोलन किया। धनगर समुदाय के लोगों ने यह भी कहा है कि मांग पूरी न होने पर हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे।
सोलापूर शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी रस्ता रोको होत आहे, त्याला धनगर समाज आज पेटून उठलेला आहे. आमची राज्य शासनाला विनंती आहे की आता आमचा संयम आपण बघू नये. जे धनगर समाजाची मागणी आहे ती आपण केंद्राकडे शिफारस करावी आणि धनगर समाजाचा जे अधिकार सोलापुर के पूनम चौक पर जमीयत उलेमा ए हिंद के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. गाजा पर इजराइल हमले का विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने सरकार से मांग की है कि गाजा के लोगों को जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जाए. ये जो एहतजाज चल रहा है इस वक्त वो ये फलस्तीन और गजा पे जो जुल्म हो रहा है और तकरीबन आधी सदी से जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है इस वक्त. गाजा पर हो रहे इजरायली हमले की निंदा कर रहे इंडियन सेकुलर एक्टिविस्ट ने इजराइल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. उनकी मांग है कि इजराइल जल्द से जल्द गाजा पर हमला करना बंद कर दे और प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार को इजराइल के साथ अपने सारे व्यापार तोड़ने की भी मांग की है. आज का आंदोलन जो हो रहा है भारत के ऐतिहासिक दिन भारत छोड़ो आंदोलन के दिन हो रहा है. 9 अगस्त को जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज भारत छोड़ो का कॉल दिया था, आज पूरे दुनिया भर में गाजा और फिलिस्तीन के अधिकारों को लेकर जनता सड़क पर उतरी है और हम लोग का यही डिमांड है कि तुरंत इजराइल गाजा पे हमला बंद करे, गाजा की बॉर्डर्स खोले जाए और उन गाजा की फिलिस्तीन लोगों को एक मानवीय अधिकार से हक जो पूरी दुनिया की जनता का है. फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. जल्द हाजिर होते, आप बने रहे हमारे साथ. गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार. छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज. कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी. कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास. कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ. चलता रहा है सिर्फ लमन न्यूज पर. Global advertisers scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है. बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं. हुडकेश्वर थाने की हद में आग लगी, जहां पर दुर्गानगर पुलिस परिसर स्थित पुलिस चौकी में रात को अचानक ये आग लग गई. आग लगने से पुलिस चौकी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. पुलिस को संदेह है कि आग लगी नहीं है बल्कि जानबूझकर लगाई गई है. अब संदेह के आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है. ताकि पुलिस चौकी पे आग लगी हुई थी. आग लगने के कारण यहाँ पे पुलिस लोग आए और इन लोगों ने यहाँ के जो सामान हुआ था जला हुआ ऐसे उठा के लेके चले गए. परिसर में इतनी आग लगी हुई थी कि यहाँ पे देखने लगे कि आग थी. और जिंदगी में सफलता के लिए शरीफ मानसिक स्थिति के साथ साथ अंतरात्मा का भी स्वास्थ्य होना बेहद जरूरी होता है. इसी को लेकर मुंबई इस्कॉन ऑडिटोरियम में एक समारोह आयोजित किया गया. तेज रफ्तार में भागती दौड़ती जिंदगी में हर आदमी को तलाश है सुख और संतुष्टि की. संतुष्टि का संबंध मानसिक स्थिति से है. इस सुख की तलाश में इंसान इधर उधर भटकता है, लेकिन आध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जिससे वास्तविक शारीरिक और मानसिक सुख मिल सकता है, क्योंकि हम भौतिकतावादी हो चुके हैं और इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है. इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मुंबई में इस्कॉन ऑडिटोरियम डीप टॉक नाम का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, जहां कई खास लोगों के साथ आम मुंबई की बढ़ती तादाद मौजूद थी.
तो बहुत जड़ से चीज़ों को समझाना हर किसी के बस में नहीं होता। मैं दीप के लेक्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। दीप टॉक जो है एक बेसिक ज़िंदगी का जो एक मकसद है, जिसमें हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। सफलता ऐसी एक बिंदु है, चरम सीमा, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर सफलता नहीं, जो दीप जी ने बताया कि हम कैसे अपने माइंड को जागृत करें, मन को जागृत करें, बुद्धि का विकास अपने आप हो जाता है, और वो बिल्कुल सटीक है। बच्चों को लेके हम सभी पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, स्पेशली ब्रिंगिंग अप में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। और आज उन्होंने जो चीज़ पे एम्फेसिस किया है कि बच्चों को हम प्रेशराइज करते हैं सोशली, ये मैनर्स है, ये वेल मैनर्ड है, ये बिलो मैनर्स आप कर रहे हो, ये एवरेज बिहेवियर है, ये सब से हम बच्चों को वाकई बहुत प्रेशराइज करते हैं। और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने ये सब चीज़ें लूज़ कर दी हैं लाइफ में, और बच्चों को हम लूज़ करने में हेल्प कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि संसार रूपी समुद्र से स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करे, क्योंकि ये मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। जहां इवेंट के ऑर्गेनाइजर श्री दीप त्रिवेदी ने इन समस्याओं से निदान का रास्ता बताया, नेचर से सफलता को जोड़ते ही जिंदगी में सफल होने का मंत्र बताया। इसके साथ ही चेतना, मन की स्थिति को पॉजिटिव बनाने की कई अहम बातें भी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। और नवी मुंबई साइनफर्ड मिल मार्ग को बने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। वाहन चालकों को गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क बना गई है, इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त साइन पनवेल हाईवे पर मौजूद हूं, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ही समय बाद इस सड़क के आगे टोल वसूले जाने हैं। और मैं आपको इस सड़क का नजारा दिखा रहा हूं, जो मात्र 1.5 महीना पहले ये सड़क बनाया गया था। इससे समझा जा सकता है कि सड़क की स्थिति को देखकर कि कितने क्वालिटी का काम किया गया है। गाड़ियां बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। राहगीर हमारे साथ है जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो बताएंगे कि जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो उनके दिमाग में, उनके मन में क्या कल्पना पैदा होती है। नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि देखिए 1.5 महीना हुआ है सिर्फ इस रोड को बनाते हुए, और ये 21वीं सदी के रास्ते हैं, और उसके बावजूद इतने सारे खड्डे हैं कि ऐसा लगता है कि हम नदी में जा रहे हैं, किसी गांव की तरफ सफर कर रहे हैं। इस प्रकार की ये नवी मुंबई की व्यवस्था है, और ये पूरा भ्रष्टाचार का काम हो रहा है यहाँ पर। 2 पैसे का काम नहीं किया है। जैसा कि नया काम कोई भी होता है उसमें कम से कम कोई तो भी लिमिट रहता है भाई, 6 महीना या 10 साल, 20 साल, 50 साल, जो इसमें ऐसा कोई लिमिट तो होगा ही ना। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। लाखों खड्डे यहाँ पर तैयार हो गए हैं, और वो भी मात्र 1.5 महीने के दौरान। हालांकि यहाँ से जो भी व्यक्ति अपने कार को लेकर गुजरते हैं, उनको ये लगता है कि हम किसी गांव के रास्ते से गुजर रहे हैं या ये शहर का रास्ता है। अब फिलहाल रास्ते बनाने का काम कब शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल साहब, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। नवी मुंबई उरण में सिडको अधिकारी की लापरवाही का नतीजा ग्रामीण भाग भुगतने को मजबूर है। हालात ये है कि मानसून जारी है और नालों की पानी, और जहाँ तक बात की जाए मानसून जारी है, और जिस प्रकार से नाले गंदगी से भरे पड़े हैं, इससे देखकर कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिरकार किस हद तक का लापरवाही बरती गई है। और ग्रामीणों की माने तो उनका ये कहना है कि सिडको अधिकारी ठेकेदार को कुछ भी नहीं कहते, जिसका खामियाजा ग्रामीण भागों में रहने वाले तमाम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ता है। मॉनसून वर्क के कोटेशंस हैं, उसमें उसको काम दिया है, महेश के पाटिल करके हैं, 77,000 का काम है वो। और उस आदमी ने शुरू में इनिशियली चालू किया था काम, और उसके बाद मेरे को ऐसा रिपोर्ट मिली है कि वो कुछ बीमार हो गया, कुछ हॉस्पिटल में था, तो उसकी वजह से वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा था वो। उसके ऊपर से हमने एक्शन लिया है, उसको अभी लेटर दिया, इशू किया है कि तेरा नागपुर शहर में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन के कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी की प्रताड़ना से जिस प्रकार से परेशान थी, और जिसके चलते उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से आरोपी
पति फरार था, लेकिन 1 महीने तक अपने फौजी दोस्तों के साथ मिलकर इस भाई ने आखिरकार अपनी बहन के कातिल का पता लगाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। 4 या 5 दिन पहले हमारे को इसकी खबर लगी कि ये आरोपी जो है नागपुर सदर एरिया में घूम रहा है अपने गुंडे दोस्तों के साथ में। तो उसके बाद में इसकी जांच पड़ताल करने के बाद में जब हमने इसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया, तो अभी इसके बाद में जब हमको कल ये हासिल हुआ 3:50 पे हमको मिला कल शाम को। उसके बाद में हमने फिर खापरखेड़ा थाने को इसकी सूचना दिया, वहाँ के पीआई को बताया ये मुजरिम आरोपी मिल गया करके। 1.5 साल पहले सब नॉर्मल हो गया था, कुछ नहीं था, मेरा भी उनका भी। उनको घर बुलाए थे, नोटिस भी भेजे थे, वो नहीं आए। उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था उनसे कि मेरे को कुछ पता रहे। और इवन अभी उनकी डेथ सुसाइड किया उन्होंने, मेरे को कुछ। पुलिस वालों को त्योहारों के दिनों में भी छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी इस बार का रक्षाबंधन मना पाएंगे या नहीं, ये बात अलग है। लेकिन यही वजह रही है कि ब्रह्म कुमारी संस्था ने की तमाम बहनों ने सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। वहीं इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्था की बहनों का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। जाती है कि हमें केवल एक भाई और एक बहन के प्रति का ये पवित्र जो नाता है वो हमें समस्त विश्व की आत्माओं के लिए रखना है। और सभी आत्माएं वास्तव में एक पिता की संतान है और इसलिए हम सब भाई बहन है ही। गुजरात से मुंबई आ रही एक प्राइवेट बस में पुलिस ने छापा मारकर एक सीट के नीचे से 8 टन मावा बरामद किया है। पुलिस ने मावे को जब्त कर लिया है। दरअसल समतानगर पुलिस को खबर मिली थी कि गुजरात से मुंबई आ रही एक बस में मिलावटी मेवा भेजा जा रहा है। खबर मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर बस की तलाशी की और फिलहाल जब्त मेवा को एफटीए के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा।